जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बार के चुनाव के बाद में जो समीकरण बने हैं वो कई लोगों के लिए नए हैं, क्योंकि पिछली दो बार की अगर सरकार की हम बात करें 2014 और 2019 की, तो दोनों ही बार बहुमत की सरकार आई थी भाजपा की। और इस तरह के जो कहते हैं ना हम, साम दाम दंड की भेद बिठाने वाली जो बातें, वो सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि भाजपा बहुमत में थी और ऑब्वियस सी बात है इतनी ताकतवर थी कि उनको सहयोगी दलों की जरूरत नहीं थी। बट उसके बावजूद भी वो सहयोगी दलों को लेकर चले, और भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी एनडीए हमेशा से ही अस्तित्व में रहा। अब जबकि 2024 के नतीजों ने डेमोक्रेसी की असली ताकत दिखाई है, तो जाहिर सी बात है कई सारी चीजें अब खुलकर निकल कर हमारे सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ही एक बात यह भी होती है कि जब भी इस तरीके से कोएलिशन की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तब अक्सर ना मान मनव्वल बहुत होता है। आज की तारीख में भाजपा में ऐसा कोई नेता नहीं है, मतलब मुरली मनोहर जोशी हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, ये सब मान मनव्वर करने के एकदम महारथी थे। इनको पता था कि मिलीजुली सरकार चलाना कैसे है, किस तरीके से सबको खुश रखना है और किस तरीके से अपनी सरकार में पैठ बनाए रखनी है। आज की तारीख में बात करें तो मोदी जी के अंडर ऐसे नेता बहुत कम है जिन्होंने दब के बहुत लंबे समय तक काम किया, और गठबंधन की सरकार में ऐसा ही होता है। और तो इसीलिए इस समय एक बहुत बड़ी सुगबुगाहट ये हो रही है कि गृह मंत्री अमित शाह का पद जा सकता है। मैं जानता हूं ये सुनकर एक बहुत बड़ी बात लगती है, बहुत शॉकिंग बात लगती है, लेकिन ये होता है जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं, अस्तित्व में आती हैं, तब जिन लोगों के साथ मिलकर आपको सरकार बनानी होती है वो लोग कई बार इसी तरह की डिमांड्स रखते हैं। और देखिए, अगर आपको सरकार बनानी है, आपको सत्ता में रहना है, तो आपको ये चीजें पूरी भी करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं कुछ मांगों की आपको बारे में बताऊं तो लोकसभा के स्पीकर का पद, सड़क परिवहन हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आवास और शहरी मामले हो गए, कृषि हो गया, जल शक्ति हो गया, सूचना एवं प्रसारण हो गया, शिक्षा हो गया, वित्त हो गया। इस तरह के कई सारे मामले हैं जिनमें की मांग करी जाती है। एक बात यह भी उठ रही है कि बिहार और आंध्र प्रदेश, जहां से कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आते हैं, ये दोनों ही जगह जो हैं पिछड़ी हुई हैं। जिस तरह से देश आगे बढ़ा है उसके मुकाबले ये दोनों ही प्रदेश माने जाते हैं काफी पिछड़े हैं। तो ऐसे में ये दोनों ही इन दोनों स्टेट्स के लिए स्पेशल स्टेटस की भी मांग कर सकते हैं, जिसमें कि अंतर्गत इन दोनों स्टेट्स को अलग से एड दिया जाता है, एक पूरा अलग से पूरा का पूरा इनका माजमा तैयार होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही निकलकर सामने आ रहा है कि क्या गृह मंत्रालय अमित शाह से ले लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग राजनीति की बात करते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स में एक दूसरे को लेकर उतना जो सम्मान होता है कभी कभी वो पीछे छूट जाता है। मतलब अगर हम लोग 2014 के ही चुनाव की बात करें, मोदी जी उस चुनाव का चेहरा थे, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने वो चुनाव जीता। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि उस चुनाव में ही मुरली मनोहर जोशी जी से उनकी वाराणसी की सीट ले ली गई, लाल कृष्ण आडवाणी जी को साइडलाइन किया गया, और ये वरिष्ठ नेता थे। और आज की तारीख में अगर हम भाजपा की बात करें तो कहीं ना कहीं अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, ये वरिष्ठ नेता ही हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी जी की खुद की जीत की बात करें, तो एक तरफ हमारे पास शिवराज सिंह चौहान है जो कि मध्य प्रदेश में करीब 8 लाख सीटों के अंतर से जीते हैं, वोटों के अंतर से जीते हैं। तो वहीं पर मोदी जी हैं जो कि 1-1.5 लाख के अंतर से जीते हैं। तो एक सुबुगाहट तो ये भी चल रही है कि भाई हो सकता है भाजपा में अब गुटबाजी तेज हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सबसे कमजोर जीत 2024 के इलेक्शन की मानी जा रही है। और जब भी कोई बड़ा व्यक्ति कमजोर पड़ता है तो उसके इर्द गिर्द गिद्धों की जो भीड़ है वो इकट्ठी हो जाती है कि बस उसके गिरने का इंतजार करना पड़े। और ऐसा इस चुनाव में हो सकता है कि संभव हो जाए। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और माना यही जा रहा है कि अब एनडीए अलायंस अपने पूर्ण बहुमत के साथ में अब दावा पेश करेगी, और 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार, रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन वही चीज जो मैंने आपको बताई कि इस प्रधानमंत्री पद के पहुंचने के बीच में जो ये 2 से 3 दिन का गैप है, इन 2-3 दिनों में भारतीय राजनीति में जो उठापटक मचनी है ना, वो उठापटक एक अलग ही लेवल की जा रही है। और ऐसे में अमित शाह का जो गृह मंत्री का पद है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी है। देखिए, अमित शाह जी ने एज अ गृह मंत्री, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई बुरा काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया है, जिसमें कि कई सारे ऐसे काम भी हैं जिनको कि नोटिस किया गया दुनिया भर के लेवल पर। बट जब कोएलिशन की सरकार आती है तब उसमें सवाल खड़े होते हैं। जैसे अगर हम नीतीश कुमार की ही बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, उनके पास कहने को सिर्फ 12 सीटें हैं, लेकिन चाहेंगे तो वो भी कि उनको कोई ना कोई मंत्रिमंडल में बहुत अहम पद दिया जाए। और अहम पद से मेरा मतलब यही है कि वो यही चाहेंगे कि उनको ऐसा पद दिया जाए जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो। क्योंकि भाई, आप अपनी जरूरत कैसे सामने वाले को दिखाएंगे कि नहीं यार हम बहुत जरूरी हैं आपके लिए,
जैसे कि जो बातचीत फिलहाल निकलकर सामने आ रही है कि उसमें लिखा है कि आज शाम दिल्ली में बीजेपी के लीडरशिप में होने वाली एनडीए की अहम बैठक है। लेकिन इन सबके बीच में बात यह भी सामने आ रही है कि एनडीए के सहयोगियों ने सरकार के गठन से पहले ही बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाना भी शुरू कर दिया है। सोर्सेस बता रहे हैं कि जेडीयू ने 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग करी है। इसके अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी एक कैबिनेट और 2 एमओएस चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की मांग कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने की चाहत उजागर कर दी। सोर्सेस के मुताबिक टीडीपी सहित अन्य जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी डिमांड आ रही है। सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर रहने वाली है, जिस पर टीडीपी दावा ठोकने लगी है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू 5 से लेकर 6 या फिर इससे ज्यादा भी मंत्रालय मांग सकते हैं। तो ये होता है कोएलिशन की गवर्नमेंट में, जब आपको दूसरे लोगों का साथ बहुत जरूरी हो जाता है और उनकी मांगों को आपको समझना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर यहां से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार छिटक जाते हैं और वो इंडिया अलायंस की तरफ जाते हैं, तो वहां पर इंडिया अलायंस अपनी सरकार तो नहीं बना पाएगा, लेकिन यह बात जरूर है कि एनडीए बहुत कमजोर हो जाएगा। आपको बता दो कि भाजपा की लीडरशिप वाले एनडीए ने कुल जमा 292 सीट जीती है, जबकि विपक्ष का जो इंडिया ब्लॉक है वो 234 सीटें जीत पाया है। ऐसे में बहुमत के आंकड़ा जो कि 272 का है, एनडीए का जो अलायंस है वो फिलहाल उससे काफी ऊपर है। एक स्पेशल स्टेटस की जो मैं आपको मांग बता रहा था, उसमें मंत्रालय में इन डिमांड्स के अलावा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस भी मांग सकते हैं। ये उनकी काफी पुरानी मांग रही है। एंड सेम गोज विद नीतीश कुमार टू फॉर बिहार। स्पेशल स्टेटस का दर्जा ऐसे राज्यों को दिया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। इसका फैसला राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी लेता है। तेलंगाना के अलग होने के बाद से ही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि हैदराबाद के तेलंगाना के पास जाने के बाद आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा नुकसान हुआ है और उसको संभालने के लिए, संवारने के लिए हमको स्पेशल स्टेटस की जरूरत है। देखिए, बहुत हद से हद तक आज शाम तक या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो कल तक यह स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। बट सबसे बड़ी समस्या यही है कि नीतीश कुमार को पलटू राम यूं ही नहीं कहा जाता। और देखिए, इंडिया अलायंस को भी पहली बार यहां पर सत्ता की खुशबू आ रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये लोग भी अपने साम दाम दंड भेद लगा दें अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करने के लिए। और अगर इंडिया अलायंस को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को, जैसे कि कल खबरें चल रही थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक नई बनाकर ऑफर कर दिया जाए या गृह मंत्री का ऑफर कर दिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि एक बात तय है कि यहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही किंग मेकर बन के निकले हैं। एंड जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उनके हाथ से बड़ा मौका निकले। शरद पवार जी का भी इसको लेकर बयान निकलकर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई बात हुई नहीं है, लेकिन हम शाम तक बातें क्लियर कर देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी इस बात को लेकर कहा था कि हम जो भी कुछ बात कहेंगे हमारे सहयोगियों से मिलकर ही कहेंगे कि हम सरकार बनाने की कोशिश करना चाहते हैं या हम विपक्ष में बैठकर खुश हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय उठापटक के रूप में भारत में चल रही हैं और भारत का जो ये चुनाव है ये दुनिया में इस समय इसीलिए इतनी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।